चर्चा थी, खबरें भी आई कि जो खट्टर सरकार है उसने कुछ आगुओं को जेल में भेजा है। क्या ये सच है जी? हरियाणा के तानाशाही मुख्यमंत्री ने जब इस बात का आभास हो गया कि पूरे देश के किसान और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करेंगे, तो उन्होंने किसान संगठनों के अगुवा जो नेता हैं उनको जबरन घरों से उठाकर जेलों में डाल दिया गया, ताकि आम किसान के मन में ये डर और भय बन जाए कि अगर वहाँ पर जाओगे तो पीपली जैसा इतिहास दोहराया जाएगा, पर्चे दर्ज कर दिए जाएंगे, लाठियाँ लगेंगी, गोलियाँ चलेंगी। हमने अंग्रेजों का राज तो नहीं देखा, लेकिन ये चीज़ सुनने में आई है कि अंग्रेजों के राज में ना कोई अपील होती थी ना कोई दलील होती थी। जबरन घरों से उठाकर जेलों में डाल दिया जाता था। जिसका मन आता था उसको वो फांसी पर लटका देते थे। जेलों में उस समय की काल कोठरी अब चक्की बोलते हैं। किसान नेता जो अगुआ किसान नेता है उनको उठाकर जेल की काल कोठरी बोलते हैं, जहाँ ना पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था है, ना नहाने की व्यवस्था है, सर्दी के टाइम में ना कम्बलों की व्यवस्था है। इस तरह से क्रूरतापूर्ण व्यवहार प्रदेश के किसानों के साथ किया। और हरियाणा के क्रूर मुख्यमंत्री और दिल्ली में बैठे हुए क्रूर तानाशाह प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि जहां भी पंजाब के किसानों का पसीना गिरेगा, हरियाणा के किसान उनके साथ मिलकर अपना खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कह रहे हो भी ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ। मनोहर लाल खट्टर कह रहे ने भी इस मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ पंजाब ਦੇ किसान पहुंचे हुए ने, हरियाणा ਦਾ ਤਾਂ कोई है ही नहीं। देखिए, मनोहर लाल जी किसी मुगालते में है। अगर यहाँ पर हरियाणा के किसान नहीं है तो सिरसा में 12,000 किसानों पर पर्चा दर्ज किया है। यहाँ पर अम्बाड़ा से लेकर यहाँ तक हजारों हजार हरियाणा के किसानों पर पर्चे दर्ज कर दिए हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं? आप कह रहे हो 3 कानून जब तक वापस नहीं होंगे आप घर नहीं लौटोगे, लेकिन नरेंद्र मोदी मन की बात में कह रहे हैं कि मैंने अभी किसान को खुशहाल कर दिया ये कानून लाकर। ये नरेंद्र मोदी के मन की बात है। नरेंद्र मोदी जी, किसान के मन की बात तो सुनो। मोदी जी से एक बात कहना चाहते हैं कि देश का किसान जब भी घर से निकलता है अपने हकों को मांगने के लिए, तो फिर वो टकराने से और मरने मारने से पीछे नहीं हटता। या तो जल्द ही किसानों ये 3 काले कानून वापस ले ले, नहीं तो फिर दिल्ली में बैठी हुई कुर्सी को हिला देंगे। कह रहे ने भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, कोई ना ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, बुराड़ी आ जाओ। अच्छा, बात ही करनी है तो यहाँ बात करने में क्या दिक्कत है? लगातार बयान ये भी आ रहे हैं कि पंजाब की ओर से जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना फैला देंगे, यहाँ पे महामारी फैल जाएगा, लोग मारे जाएंगे, ऐसा कर। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। पहले तो पढ़े लिखे लोग भी पता नहीं क्यों अनपढ़ों जैसा व्यवहार करते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोप रहे हो तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी। आपने कोरोना आपदा में रातों रात बिल लेकर आए, आपने ध्वनि मत से पारित कराए, बहस नहीं कराई, उस समय प्रसारण भी बंद कर दिया टीवी का, राज्यसभा टीवी का, और आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ किसान पर और लोगों पे। जिम्मेदारी आप पर भी बनती है कि कोरोना की आपदा हम भी आप बात माने। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे गृह मंत्री जी से, जिम्मेदार हैं वो कहते हैं यहाँ से बुराड़ी चले जाओ, वहाँ बातचीत करेंगे। वहाँ कौन सा मुहूर्त निकलेगा? ये मैं कहता हूँ, ये कैसा बेवकूफ़ी भरा फैसला है कि यहाँ से बुराड़ी जाओ फिर हम बातचीत। क्यों बातचीत कई 15-20 दिन या महीनों चलेगी क्या? आधे घंटे की बात है, घंटे की बात है, आप जो करना आप यहाँ करिए और यहीं से वापस भेज दीजिएगा, आपको भी फायदा हमें भी। बातचीत करेंगे क्या ये लोग? क्योंकि मन की बात में तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैंने खुशहाल कर दिए किसान, तो बातचीत क्या होगी? मेरा खासकर हरियाणा के किसानों से, खासकर युवा साथियों से अनुरोध है कि घरों में बैठकर ये लड़ाई नहीं जीती जाती। शर्म आनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग सड़कों पर पड़े हैं, घरों से निकलो। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। दिल्ली में बैठे हुए अहंकारी प्रधानमंत्री को ये बताकर जाएंगे कि किसान की ताकत होती क्या है। हरियाणा के किसान सबसे पहले छाती पर गोली खाने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये एक बैरियर बाकी है। जब भी पंजाब के किसान, जब भी बड़ा भाई ये आदेश करेगा, 5 मिनट के अंदर इस बैरियर, इस नाके को तोड़कर दिल्ली में घुस जाएंगे। किसानां दे वल्लों काले कानूनां दे खिलाफ लड़ाई विढ़ी गई है। लंबे समय तो ये लड़ाई लड़ी जा रही है ते किसान जथेबंदियां लगातार जिथे आपो अपने सूबे दे विच मीटिंगां कर रहीਆਂ सन, ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਿਕਰਮ ਕਸਾਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ। किस जथेबंदी नाल संबंधित हो, की अहुदा तुहाडा? मैं भारतीय किसान यूनियन का युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सरदार गुरनाम सिंह जी का संगठन का। और सरदार गुरनाम सिंह जी हरियाणा ही नहीं पूरे देश के किसानों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। चर्चा थी, खबरें भी आई कि जो खट्टर सरकार है उसने कुछ आगुओं को जेल में भेजा है, क्या ये सच है जी? देखिए, ये बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब किसानों ने 26-27 नवंबर का दिल्ली कूच का आह्वान कर रखा था, पूरे देश के किसानों ने, हरियाणा के तानाशाही मुख्यमंत्री ने जब इस बात का आभास हो गया कि पूरे देश के किसान और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करेंगे, तो उन्होंने किसान संगठनों के अगुवा जो नेता हैं उनको जबरन घरों से उठाकर जेलों में डाल दिया गया, ताकि आम किसान के मन में ये डर और भय बन जाए कि अगर वहाँ पर जाओगे तो पीपली जैसा इतिहास दोहराया जाएगा, पर्चे दर्ज कर दिए जाएंगे, लाठियां लगेंगी, गोलियां चलेंगी। तो अगवा लोगों को जेलों में डाल दिया गया ताकि एक आम किसान घरों से ना निकले दिल्ली। ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ? देखिए, पिपली किसान इन्हीं 3 काले कानूनों को लेकर हरियाणा के किसान पिपली में एक रैली करने जा रहे थे। इन्होंने कोरोना का बहाना बनाकर पहले तो किसानों को जबरन रोका। उस समय भी हरियाणा के किसान नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। जब इन्होंने देखा कि अब किसान रुकने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने वहाँ पर पिपली में किसानों पर बर्बरतापूर्ण 70-70, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों पर इस कदर लाठियाँ बांधी, इस कदर तो अंग्रेजों के राज में भी इस तरह की निर्दयतापूर्ण और क्रूरतापूर्ण हरकतें अंग्रेज भी नहीं करते होंगे। हमने अंग्रेजों का राज तो नहीं देखा, लेकिन ये चीज़ सुनने में आई है कि अंग्रेजों के राज में ना कोई अपील होती थी, ना कोई दलील होती थी। जबरन घरों से उठाकर जेलों में डाल दिया जाता था। जिसका मन आता था उसको वो फांसी पर लटका देते थे। जेलों में उस समय की काल कोठरी अब चक्की बोलते हैं। किसान नेता जो अगुआ किसान नेता है उनको उठाकर जेल की काल कोठरी बोलते हैं, जहाँ ना पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था है, ना नहाने की व्यवस्था है, सर्दी के टाइम में ना कंबलों की व्यवस्था है। इस तरह से क्रूरतापूर्ण व्यवहार प्रदेश के किसानों के साथ किया। लेकिन हरियाणा के किसान अपना बड़ा भाई पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए जूं ही जेल से छूटे तुरंत यहाँ पर धरने पर पहुंचे हैं, और हरियाणा के क्रूर मुख्यमंत्री और दिल्ली में बैठे हुए क्रूर तानाशाह प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि जहाँ भी पंजाब के किसानों का पसीना गिरेगा, हरियाणा के किसान उनके साथ मिलकर अपना खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखिए, मनोहर लाल जी किसी मुगालते में है। अगर यहाँ पर हरियाणा के किसान नहीं है तो सिरसा में 12,000 किसानों पर पर्चा दर्ज किया है। यहाँ पर अम्बाड़ा से लेकर यहाँ तक हज़ारों हरियाणा के किसानों पर पर्चे दर्ज कर दिए हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं? मैं मनोहर लाल जी की सीआईडी सिक्योरिटी को चैलेंज करता हूं। अगर वो कहते हैं कि हरियाणा के किसान नहीं, अपनी सिक्योरिटी को आज इस समय अपनी हरियाणा की सिक्योरिटी और सीआईडी को इन धरने और प्रदर्शनों पर भेजें और पहचान करें कि हरियाणा के किसान किस कदर अपने बड़े भाई पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की सल्तनत से टकराने जा रहा है। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक घरों में नहीं जाएंगे। आप कह रहे हो 3 कानून जब तक वापस नहीं होंगे आप घर नहीं लौटोगे, लेकिन नरेंद्र मोदी मन की बात में कह रहे हैं कि मैंने अभी किसान को खुशहाल कर दिया ये कानून लाकर। ये नरेंद्र मोदी के मन की बात है। नरेंद्र मोदी जी, किसान के मन की बात तो सुनो। हमने कब मांगे थे 3 ये जो काले कानून आप लोगों ने किसानों को ऊपर थोप दिए, किसान ने कब मांगे थे? किसान तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और पूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग कर रहा था। ठीक, उस चीज़ को बुलाने के लिए कोरोना काल में ये 3 काले कानून लेकर आए हैं, जो किसान ने जिन काले कानूनों की कभी मांग ही नहीं की। ये जबरन थोपे हुए कानून है। ये मोदी के मन की बात है, ये किसान के मन की बात नहीं है। ये किसान के मन की पीड़ा है कि किस तरह से ये 3 काले कानून कोरोना की आड़ लेकर किसानों के ऊपर थोप दिए गए। किसान को
किसानियत से, खेती से दूर करने का ये इस सरकार की साजिश है। और ये बड़े बड़े उद्योगपति अडानी, अंबानी और कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। लेकिन मोदी जी से एक बात कहना चाहते हैं कि देश का किसान जब भी घर से निकलता है अपने हकों को मांगने के लिए, तो फिर वो टकराने से और मरने मारने से पीछे नहीं हटता। या तो जल्द ही किसानों ये 3 काले कानून वापस ले ले, नहीं तो फिर दिल्ली में बैठी हुई कुर्सी को हिला देंगे। तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे और किसान को पूर्ण कर्जा मुक्त नहीं करेंगे। अब हमारी मांग 3 काले कानून नहीं है, अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, एमएसपी कानून और किसान को पूर्ण कर्जा मुक्त करेंगे। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਬੁਰਾੜੀ ਆ ਜਾਓ। अच्छा, बात ही करनी है तो यहाँ बात करने में क्या दिक्कत है? बुराड़ी इनका क्या प्रोग्राम है? बुराड़ी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो यहाँ से किसानों को लेकर बुराड़ी के ग्राउंड में बिठा देंगे, इस चीज़ का प्रेशर ही खत्म हो जाएगा। जब बात ही करनी है, जब ये किसान की के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ बात करनी है, बात करना चाहते हैं, तो इसमें विलंब क्यों कर रहे हैं? तत्काल प्रभाव से बात करें। बात भी क्या करनी है? कह दो कि जो किसानों की मांग है, हम कोई अलग तरह की तो कोई मांग नहीं कर रहे, कह दो कि हमने किसानों की मांगें मान ली गई हैं, हम यहीं से अपने घर चले जाएंगे। लिखित में दे दे देश का प्रधानमंत्री कि हमने किसानों की सारी मांगें मान ली गई हैं, यहीं से किसान घर वापसी कर जाएंगे। ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਓ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵਹਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ। देखिए, ये पंजाब का बड़प्पन है, लेकिन हरियाणा अपने छोटे भाई होने का जो हक है उससे पीछे नहीं हटेगा। पंजाब के किसानों का जो आदेश होगा, हरियाणा के किसान सबसे पहले छाती पर गोली खाने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये एक बैरियर बाकी है, जब भी पंजाब के किसान, जब भी बड़ा भाई ये आदेश करेगा, 5 मिनट के अंदर इस बैरियर, इस नाके को तोड़कर दिल्ली में घुस जाएंगे। ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? जी जी, मैं यहाँ से जमानत के बाद सीधे यहाँ पे पहुँचे हैं। ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए 25 की शाम को मुझे घर से गिरफ्तार किया गया था। और ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? देखिए पुलिस हम यहाँ सुबह 5 बजे की योजना बना रहे थे निकलने के लिए, और हमारी सारी टीम बैठी थी, कुछ लड़के थे हमारे साथ 8-10। तो पुलिस वाले तुरंत हमें जानकारी भी नहीं थी कैसे उनको क्या पता चला कि वो हमारे पास आए और वो बोले आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, या तो हम फोर्स लेकर आएंगे। और फिर हमें ये था कि सब युवाओं लड़कों को उठा लेंगे, या वो कह रहे थे आप अकेले हमारे साथ चलो। तो फिर मैंने सोचा कि सबको उठाने की अच्छा है कि मैं ही गिरफ्तारी दे दूं। तो वो 27 तारीख को हमारी जमानत हुई, तो उसके तुरंत बाद हम यहाँ के लिए निकल पड़े थे। नाम क्या है सर? आप किस जैसे बंदी से हो? मैं जसबीर तंवर हूँ। मैं तो सब किसान यूनियनों के साथ काम करता हूँ, कोई मेरे पास पद नहीं है। जो आपको जब पकड़ा जाता है तो पुलिस का रवैया कैसा रहता है? देखिए पुलिस वाले, मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पर, पुलिस वाले भी बहुत हद तक, हरियाणा पुलिस के लोग भी किसान के साथ हैं। उनके ऊपर दबाव था सरकार का, और वो सीधा आके बोल रहे थे भाई साहब आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, सरकार प्रेशर बना रही है, हमारी भी ड्यूटी है, आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हो, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैंने जेल प्रशासन और कई जगह देखिए उनको ऑर्डर दिए गए थे जो कुछ करने के लिए, उन्होंने किया, लेकिन भावनात्मक रूप से वो किसान के साथ थे, पुलिस के लोग थे, जो हरियाणा पुलिस के लोग। तो खट्टर साहब तो चलो बीजेपी के हैं, लेकिन जो ओपोजिशन है यहाँ पे हरियाणा में, तो वो अपना रोल अदा कर रहे हैं पूरा। देखिए मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे ओपोजिशन हो, चाहे कोई हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो किसान तो बेचारा फिर सड़कों पर है। क्योंकि देश हो या प्रदेश हो, सरकार कोई और चलाता है, ये तो सिर्फ कुर्सियाँ बदल जाती हैं। क्या होता है कि जैसे जो अभी ये जो बिल आए हैं, ये इससे पहले भी आए थे, कांग्रेस सरकार में भी आए थे। तब ये जो लोग आज बता रहे हैं हम अच्छा लेकर आए, ये तब भाषण दे रहे थे, तब ये कह रहे थे कि गलत है। अब ये मतलब ये तो होता रहता है, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि किसान जागरूक हो रहा है, इन बिलों को समझ रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस आंदोलन से, मैं और चीज़ तो सब सहन कर लेगा किसान, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, जो लगभग 50-60 साल की गंदी राजनीति हमारे देश में थी, और मुख्यतः हमारे हरियाणा और पंजाब में थी, कुछ लोगों की दुकानदारी बंद होने जा रही है इस आंदोलन के बाद से। जो ये भाईचारा हरियाणा और पंजाब का किसान का चल रहा है, मैं तो इसे कहता हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको अगर वो देश की बात करते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि इतना अच्छा अवसर आया और हरियाणा पंजाब का किसान एक होकर आगे बढ़ रहा है। अगर उनको अपना अहंकार त्याग कर इन बातों को मानकर हरियाणा पंजाब की एकता को मानना चाहते हैं, तो बहुत से वो कहते हैं मैं देश की बात कर रहा हूँ, तो ये जितने और दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन दिक्कत ये है, वो भी जो
हरियाणा का किसान आंदोलन में नहीं है, पंजाब का किसान आंदोलन में? क्योंकि वो जो ये एकता बन रही है ना, इससे ना ये भारतीय जनता पार्टी खुश है, ना कांग्रेस खुश है, कोई भी खुश नहीं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी जो हरियाणा और पंजाब है खुद हाथ मिलाकर खड़े हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इसको वर्सेस हरियाणा और पंजाब, हरियाणा वर्सेस पंजाब बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार बयान ये भी आ रहे हैं कि पंजाब की ओर से जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना फैला देंगे, यहाँ पे महामारी फैल जाएगा, लोग मारे जाएंगे, ऐसा कर। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पहले तो पढ़े लिखे लोग भी पता नहीं क्यों अनपढ़ों जैसा व्यवहार करते हैं। एक सवाल मैंने देखा एक बड़े चैनल की तरफ से, तो एक किसान से जिस दिन मेरी जमानत हुई तो मैंने आते ही टीवी देखा, तो एक पत्रकार कह रहा है हमारे एक बुजुर्ग से कि 101 तरीके हैं विरोध दर्ज कराने के। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया हमारे उस बुजुर्ग ने कि आप 2 तरीके बताइए, 99 बाद में बताना, आप 2 तरीके बताइए। और वो कह रहे थे कि आप इस कोरोना की आपदा में ये चीज़ कर रहे हो। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम मानते हैं हम देश के जिम्मेदार नागरिक, और किसान से जिम्मेदार कौन है कि इस कोरोना की आपदा में ये नहीं करना चाहिए। तो क्या कोरोना की आपदा की जिम्मेदारी सिर्फ किसान पे है या आम जनता पे है? सरकार पे नहीं। सरकार को क्या जरूरत थी 3 बिल लेकर आने की? क्या वो नहीं रुक सकते थे? अगर चलो ले आए, आपसे गलती हो गई, अब कोरोना आपदा में हजारों किसान यहाँ सड़कों पर आ गए विरोध दर्ज कराने हैं, तो ये अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, वापस चले जाएंगे। जिम्मेदारी आप भी निभाइए। आप कहिए जब तक कोरोना की समस्या समाप्त नहीं होती हम बिल वापस लेते हैं, हम यहीं से चले जाएंगे, बात करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों बिना बात का ढकोसला करते हो? आओ बुलाओ बात करो। आप कहो जब तक कोरोना की समस्या है बिल वापस लिए जाते हैं, हम भी वापस चले जाएंगे, बात करेंगे बाद में। आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोप रहे हो, तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी। आपने कोरोना आपदा में रातों रात बिल लेकर आए, आपने ध्वनि मत से पारित कराए, बहस नहीं कराई, उस समय प्रसारण भी बंद कर दिया टीवी का, राज्यसभा टीवी का, और आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ किसान पर और लोगों पे। जिम्मेदारी आप पर भी बनती है कि कोरोना की आपदा हम भी आप बात माने। और ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि किसी फैसले पे पंजाब अपना फैसला अलग से ले ले और हरियाणा अपना ले ले? देखिए, वो तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारा जो नेतृत्व है किसान यूनियंस का, वो एकजुट होकर इस पर निर्णय लें। हम तो उनके साथ खड़े हैं, उनको यही करना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई चौधरी बनेगा तो फिर फैसला नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सबको मिलकर एक निर्णय लेना पड़ेगा। हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी यूनियंस को मिलकर काम करना पड़ेगा। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि किसानों को जो अमित शाह की पेशकश है ये बुराड़ी वाली, वो माननी चाहिए। मैं कह रहा हूँ वैसे तो ये कोर कमेटी का फैसला है, बड़े लोग बैठकर करेंगे जिस तरह का फैसला करना है, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, अब किसान को सड़कों से नहीं उठना चाहिए, ना बुराड़ी जाएंगे, ना जाना चाहिए, ना दिल्ली जंतर मंतर पर जाना दलील चाहिए। क्या है? दलील ये है कि वो वहाँ ग्राउंड में बैठ लेंगे। दिल्ली जंतर मंतर पे मैं आपको बता दूं, कोरोना काल से पहले सालों साल धरने और प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब बेशक देश के लोगों को किसान की वजह से आवागमन में या और तरह की परेशानी हुई है, लेकिन हम देश के किसान, अन्न पैदा करने वाले लोग जब दिक्कत में हैं तो देश के लोगों को भी किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। इस पे दलील ये मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे गृह मंत्री जी से, जिम्मेदार हैं वो कहते हैं यहाँ से बुराड़ी चले जाओ, वहाँ बातचीत करेंगे। वहाँ कौन सा मुहूर्त निकलेगा? यहाँ से लाखों लोगों को आप उठाओगे, फिर वहाँ बातचीत करोगे? क्या 20-25 दिन बातचीत चलेगी? कितनी लंबा आपको समय चाहिए? आपको जो बातचीत कर रहे हैं यहाँ से उठाने की बजाय, बुराड़ी भेजने की बजाय घर भेजिए, आपका भी फायदा है, लोगों का भी फायदा, दिल्ली के लोगों का भी फायदा है। ये मैं कहता हूँ ये कैसा बेवकूफ़ी भरा फैसला है कि यहाँ से बुराड़ी जाओ फिर हम बातचीत। क्यों बातचीत कई 15-20 दिन या महीनों चलेगी क्या? आधे घंटे की बात है, घंटे की बात है, आप जो करना आप यहाँ करिए और यहीं से वापस भेज दीजिएगा, आपको भी फायदा, हमें भी फायदा। बातचीत करेंगे क्या ये लोग? क्योंकि मन की बात में तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैंने खुशहाल कर दिए किसान, तो बातचीत क्या होगी? देखिए, मैं इसके अंदर की बात आपको बताना चाहूँगा, समस्या कहाँ है। तीनों बिल जब मैंने पढ़े तो एक चीज़ मुझे समझ में आई। देखिए, पूरी इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, सबसे बड़ी भारत पूरी दुनिया में आधी भारत और हरियाणा पंजाब मुख्यतः पूरी दुनिया के लिए खाद्यान्न आपूर्ति करता है 50%। और इंटरनेशनली उन लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको सस्ता माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो उनको क्या है कि यूनेस्को हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो, कोई भी बड़ी संस्थाएं योजना बनाती हैं कि पूरी दुनिया में भूखमरी को खत्म करना है, इस पे हम अभियान चलाएंगे और इसके लिए खाद्यान्न सस्ता होना चाहिए। अब ये बड़ा तर्क है कि भूखमरी खत्म करनी है तो खाद्यान्न सस्ता होना चाहिए, इन सरकारों पे प्रेशर बनाया जाए इस बहाने को, लेकिन इसके पीछे छुपी बात क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कच्चा माल सस्ता चाहिए और खाद्यान्न की कीमतें कम होंगी तभी वो कच्चा माल सस्ता मिलेगा।
खाद्यान्न की कीमतें तब कम होंगी जब उन पर लगाए गए सख्त कानून ढीले किए जाएंगे। एक कानून हमारे किसानों के लिए बनाओ एमएसपी का। हम एमएसपी पे फसलें खरीदते हैं, क्या पता 2 महीने बाद ही वो सस्ती बिकनी शुरू हो जाती हैं। एक तो ये एमएसपी का कानून कटेगा तो खाद्यान्न सस्ता होगा और इंटरनेशनली उन लोगों को फायदा होगा जो कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोग हैं। और सरकार का इसमें क्या फायदा है? हमारे कृषि मंत्री अब प्रदेश अध्यक्ष हैं इसके क्या भारतीय जनता पार्टी के, धनखड़ जी महीना भर पहले बयान दिया था और वो बड़ी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो हम तो एमएसपी सदा रहेगी, हम एमएसपी तोड़ने वाले नहीं हैं। वो कह रहे थे कि कई फसलों के नाम लिए उन्होंने कहा कि 31 लाख टन फसल वो सरसों खरीदते हैं हम, 1 लाख टन का हम तेल निकालते हैं और 30 लाख टन वापस मार्केट में भेज देती है सस्ती। और हम इसलिए खरीदते हैं कि 500-600 रुपये बेचारे किसान को मिल जाएं ज़्यादा, एमएसपी पे ज़्यादा खरीदते हैं और फिर वो सस्ती बेचते हैं। यहीं से हमें समझ सकते हैं कि उनके लिए वो 500-600 रुपये क्विंटल जो 30 लाख टन का है ना, वो बड़ा खर्च सरकार के ऊपर है। अब इससे पीछा अगर छुटाना है तो एमएसपी को तो तोड़ना पड़ेगा। अगर सरकार कहेगी कि हम एमएसपी तोड़ रहे हैं तो लोग भी गलतियां निकालेंगे। अब किसान को मारे तो क्या किया जाए? कृषि सुधार अधिनियम लेकर आओ, 3 कृषि सुधार अधिनियम लाओ, 12 पेज का, 11 पेज का, 3 पेज का, उसमें हजारों शर्तें, अच्छी चीजें डालो, सजाओ और उसके अंदर से धीरे से ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करें कि एमएसपी खत्म कर दी जाए। मैं एक अक्सर चीज कहा करता हूं कि जब शुगर मिल आए तब किसी सरकार ने नहीं कहा था कि हम जो पुरानी किस्में हैं गन्ने की उसे खत्म कर देंगे। लोगों ने तालियां बजाई, शुगर मिल खड़े हुए और जो ट्रेडिशनल सिस्टम था कोल्हू वगैरह जहां गुड़ बनते थे वो खत्म हो गए। एक ही दुकान रह गई, एक दुकान रह गई जिले भर में या कई जिलों में। वहां पर जाते हैं तो मिल मालिक कहते हैं या सरकार कहती है कि हम ये किस्म नहीं लेंगे जो आपकी 67, जो हमारा जैसे कैथल का इलाका जहां गन्ना ज्यादा होता है जिस किस्म को, कि ये नहीं लेंगे, अर्ली वैरायटी लगाओ। अब अर्ली वैरायटी लगाओगे तो वो इतनी निकलती नहीं है, वो दिक्कत है। बेचारे धीरे धीरे गन्ना छोड़ गए, जो पैदावार होता था उसे लेंगे नहीं। मतलब जब मिल लगाया तब नहीं कहा था कि हम ये वैरायटियां नहीं लेंगे, तब तो कहा था गन्ना लेंगे और फिर शर्तें लगा दी। अब वो जो कानून लगा रहे हैं, किसी कृषि सुधार की बात कर रहे हैं, आप मुश्किल बना दो। मैं एक चीज़ कहता हूँ, इंटरनेशनली एक संस्था है और उसके द्वारा एक चीज़ आती है, हर साल आप देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री जी लागू करते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नाम से एक संस्था काम करती है। वो कहते हैं कि हम बिजनेस को आसान करेंगे, बहुत आसान कर देंगे। उसके लिए हर साल हरियाणा इस नंबर पे, पंजाब इस नंबर पे या भारत इस नंबर पे करते हैं। मैं कहता हूँ कहीं पूरी दुनिया में ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर नहीं होता है, हार्ड ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर होता है, मुश्किल किया जाता है। ये 3 कानून एग्रीकल्चर को मुश्किल करने के लिए लाए गए हैं, सजा कर लाए गए हैं। हम लगातार बोल रहे हैं कि जो राजनीतिक लीडर हैं या पार्टियां हैं उन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया, लेकिन इस आंदोलन में से क्या हर एक स्टेट को अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी लानी चाहिए? देखिए, ये कानून कहाँ बने? संसद में। कहाँ पारित होते हैं? विधानसभा और उसमें। जब तक किसान के बेटे, जब तक किसान के हित चाहने वाले लोग लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाएंगे, किसान के खिलाफ इसी तरह के काले कानून पिछले दरवाजे से आते रहेंगे, किसान की इसी तरह से दुर्गति होती रहेगी। एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ आपके चैनल से, पूरे देश और प्रदेश के लोग, ये नस्ल और फसल बचाने का आंदोलन है। मेरा खासकर हरियाणा के किसानों से और खासकर युवा साथियों से अनुरोध है कि घरों में बैठकर ये लड़ाई नहीं जीती जाती। शर्म आनी चाहिए, हमारे बुजुर्ग सड़कों पर पड़े हैं, घरों से निकलो। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। दिल्ली में बैठे हुए अहंकारी प्रधानमंत्री को ये बताकर जाएंगे कि किसान की ताकत होती क्या है। जी बिल्कुल है, लेकिन जब आपके जैसे आगू को हम सवाल करते हैं कि आप आगे वोट लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो बोलते हैं कि नहीं, हम राजनीति में नहीं जाएंगे। फिर कैसे होगा? देखिए, मैं तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ, तब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग हमारे ऊपर राज करते रहेंगे। कब तक इनके लोगों को मालाएं डालते रहोगे, पैसे देते रहोगे? राजनीति में निश्चित तौर से कूदना पड़ेगा, लेकिन किसान बनकर कूदना पड़ेगा। जाति और धर्म में बटकर नहीं कूदना पड़ेगा। कूदोगे तो बटते रहोगे। किसान बनकर अगर कूदोगे तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कलम की ताकत जब तक किसान के पास नहीं होगी तो फिर इसी तरह से किसान सड़कों पर लुटता पिटता लाठियां गोलियां खाता रहेगा। आप सोचिए एक बात, राज्यसभा जिस राज्यसभा, वहाँ पर खिलाड़ियों का अलग कोटा है, हीरो फिल्म उनका अलग कोटा है, व्यापारियों का अलग कोटा है। किसान का बताइए मुझे, आप बताइए, आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, कौन सा किसान नेता है जो राज्यसभा में भेजा है इन्होंने? आज कौन सा ऐसा किसान नेता है जिसने जमीनी स्तर पर संघर्ष करके किसी भी पार्टी ने उसको राज्यसभा में, किसान नेता को राज्यसभा में मेंबर बनाया हो? जितने भी राज्यसभा में मेंबर है, जब किसान की बात आती है, जो पार्टी लेकर आती है ऐसे कानून,
तो राज्यसभा मेंबर भी बोलते हैं हम खुद किसान हैं, अच्छे कानून है। लेकिन ये वो किसान तब तक हैं जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में नहीं जाते। वहां जाती सार उनका रूप बदल जाता है, वो मुंह में दही जमा लेते हैं। अब जब ये लोकसभा में पारित हो रहा था 303 मान के चलो कि 300 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 303 तो बाकी लोग तो विपक्ष के थे, उन लोगों ने भी वहां पर धरने प्रदर्शन कुछ तो करना चाहिए था। राज्यसभा में इन लोगों ने दवनी मत से पारित करवा लिया। अगर ये मोदी जी से पूछना चाहते हैं, अगर इसी तरह से दवनी मत से सब कुछ पारित 2024 में आप कह देना कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और हमने तो दवनी मत से ये फैसला ले लिया कि मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। दवनी मत, लोकतंत्र में दवनी मत का क्या मतलब हुआ? लोकतंत्र में वोट की ताकत है, वहां लोगों के सर गिने जाते हैं। इसी तरह से दवनी मत से काम चलता रहा तो इसी तरह से कानून बनते रहेंगे। असली बात जो है, जब तक किसान बनकर राजनीति में नहीं आएगा तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। किसान को हर लड़ाई किसान बनकर लड़नी होगी। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ। ਯੋਧੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਛੱਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਰਮੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਹਰਿਆਣਾ।